नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यूआई और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज बंगाल की नहीं, बात आज ठीक बगल के राज्य बिहार की करेंगे। क्योंकि बिहार में आज एक सुबह-सुबह एक घटनाक्रम हुआ और वो ये हुआ कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अचानक से पहुंच गए उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी के आवास पर, सरकारी आवास पर। और बताया ये जा रहा है कि नीतीश कुमार ने विजय चौधरी को कहा है कि क्या-क्या काम हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, सभी की रिपोर्ट लेकर शाम तक पहुंचिए और एक-एक चीज की जानकारी दीजिए। उसके बाद से बिहार में एक प्रकार से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि ये अचानक से नीतीश कुमार के मन में ऐसा क्यों आया कि वो विजय चौधरी के घर पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि आप पूरी रिपोर्ट लेकर शाम तक आइए और मुझे बताइए। हो दरअसल ये रहा था कि नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता था और सम्राट चौधरी लगातार ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही बिहार की सरकार चलेगी। और जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से लगभग वो दर्जनों बार नीतीश कुमार से मुलाकात कर चुके हैं। और ऐसा प्रतीत भी हो रहा था कि नीतीश कुमार जैसा जैसा सोच रहे हैं, जैसा कह रहे हैं, वैसा ही सम्राट चौधरी कर रहे हैं। लेकिन आज का जो ये घटनाक्रम हुआ, इसके बाद से कुछ संशय की स्थिति बनने लगी कि आखिर हो क्या रहा है। क्या जेडीयू में जिस प्रकार से एक उथल-पुथल सी स्थिति है आनंद मोहन के बयान को लेकर, उससे कुछ ध्यान भटकाने की कोशिश है या नीतीश कुमार के मन में कुछ और चल रहा है? इस सब पर आज बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये अचानक से आज नीतीश कुमार को क्या हो गया? नीतीश कुमार इस प्रकार से तो नहीं किसी को कहते हैं कि आप जो है शाम तक रिपोर्ट लेकर के आइए, वो भी एक ऐसे नेता को जो उनके बेहद खास हैं। यानी कि विजय चौधरी के बारे में ये कहा जाता है कि जो विजय चौधरी अगर कुछ बोल रहे हैं तो उस वक्त जब वो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, तो उस वक्त यानी कि मुख्यमंत्री ही बोल रहे हैं, यानी नीतीश कुमार ही बोल रहे हैं। आज ऐसी क्या बात हो गई कि विजय चौधरी के घर अचानक से पहुंचे और ये खबर आ गई मीडिया में कि विजय चौधरी को उन्होंने कहा है कि क्या-क्या विकासात्मक कार्य हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, आप पूरी रिपोर्ट लेकर शाम तक आइए और मुझे बताइए, क्या हो रहा है आखिर? नमस्कार प्रवीण जी, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जी। जो भी जनता दल यूनाइटेड की आंतरिक राजनीति, इंटरनल पॉलिटिक्स हर पार्टी में होती है, जनता दल यूनाइटेड में भी होती है। उसमें 3 धड़े हैं, जेडीयू में 3 धड़े। एक धड़ा संजय झा और ललन सिंह का बन गया है और वो पार्टी पर एक तरह से हर तरह से कंट्रोल करता है। विजय चौधरी, विजेंद्र यादव इस धड़े के विरोधी हैं। इसीलिए विजय चौधरी के पास गए। और तीसरा धड़ा जो है वो अलग थलग पड़ा हुआ है, जो मनीष कुमार वर्मा का है। और कहा तो ये जा रहा है श्रवण कुमार भी अब ललन सिंह और संजय झा वाले धड़े में आ गए। अब देखिए अभी परिस्थिति क्या है। पहली परिस्थिति ये है कि आनंद मोहन ने कुछ बयान दिया, ठीक है, जो बयान दिया है ठीक है, और वो थैली तंत्र को जो बयान दिया है, और उसके बाद आरजेडी तमाम तरह के जो आरोप लगा रही है, फिर संजय झा की तरफ से भी वो जवाब आया, ललन सिंह की तरफ से भी वो जवाब आया है एक तरह से। लेकिन एक पार्टी के भीतर कहीं ना कहीं जो असंतोष है लंबे समय से संजय झा और ललन सिंह के खिलाफ, कॉमन वर्कर्स के भी और सेकेंड लाइन लीडरशिप की, उसकी अभिव्यक्ति आनंद मोहन ने कर दी। और आनंद मोहन कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, राजनीति में बहुत पुराने खिलाड़ी। बिल्कुल। तो उनका ये बयान देना, आपको मैं बताऊं, बहुत सारे लवकुश समाज के नेता उनसे मिल रहे हैं, आज भी मिले हैं उनसे, कल भी मिले हैं। अब आइए, एक तो ये इक्वेशन है। दूसरा क्या है, देखिए कि लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी, 2 तरह की चर्चा चल रही। एक, मनीष कुमार वर्मा राज्यसभा जाएंगे, उनको कहा जाता है कि उनको राज्यसभा
जाने से रोकने में सबसे बड़ी भूमिका संजय झा और ललन सिंह की थी। उनका कद घटा दिया गया मनीष कुमार वर्मा का पार्टी के भीतर। अब एमएलसी का चुनाव होना है, बिल्कुल, और अब जेडीयू से निशांत को तो जाना पक्का है, दूसरा कौन जाए? काफी सीटें हैं, 9 सीटें तो हैं, यानी नीतीश कुमार लगाकर 10 सीट है। हाँ 10 सीटें हैं, उसमें तो एक तो वो नीतीश जी वाली है, वो तो निशांत जी चले जाएंगे, बाकी बचे 9 सीटें, इसलिए मैंने 9 सीट बोला। तो मनीष कुमार वर्मा के नाम को लेकर हो सकता है नीतीश जी ने ये रिपोर्ट मांगा हो कि आखिर उनके नाम में क्या बाधा है। और मनीष कुमार वर्मा अगर विधान परिषद में चले गए तो उनका कद पार्टी में बढ़ जाएगा। एक और जो चर्चा है लंबे समय से, मैंने बहुत पहले कहा था इसी प्लेटफॉर्म पे क्यू वाइब पर, कि एक बंद कमरे में बैठक हुई है जिसमें मनीष वर्मा थे, आरसीपी सिंह थे, कुछ और नेता थे। आरसीपी सिंह को पार्टी के भीतर भी लाने की चर्चा फिर से चल रही है, खास करके लवकुश खेमे में, क्योंकि लवकुश खेमे को देखिए 2 चीजों की पीड़ा है। एक, नीतीश जी अगर मुख्यमंत्री पद से हंसते हुए छोड़ के चले गए, ऐसा त्यागी पुरुष बिहार में तो कोई नहीं है। उसके बाद अगर निशांत जी को मंत्री बनाना ही था, स्वास्थ्य मंत्री ही बनाना था, तो उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? मनीष कुमार वर्मा को राज्यसभा भी नहीं भेजा गया, और इसमें भी संशय, इन पे रोड़े अटकाए जा रहे हैं। जबकि मनीष कुमार वर्मा ने वीआरएस लिया था, आईएएस जैसी सेवाओं से, उड़ीसा कैडर का आईएएस अधिकारी रहे वो। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा चल रही है। और चूंकि विजय चौधरी को देखिए, विजय चौधरी की 2 खासियत है। एक, वो नीतीश कुमार को लेकर बहुत वफादार है, मतलब वो सपने में भी नीतीश कुमार का विरोध करना नहीं सोच सकते, या उनका नुकसान करना नहीं सोच सकते, या पार्टी का नुकसान करना नहीं सोच सकते। एक तो ये बात। दूसरा, विजय चौधरी बनाम ललन सिंह, ये किसी से छिपा नहीं, क्योंकि दोनों भूमिहार समाज के नेता हैं, और दोनों में प्रभाव की लड़ाई है। आज विजय सिन्हा का साइज कट कर दिया गया ना, बिल्कुल नहीं, डाउन साइज कर दिया गया ना विजय, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब लोग ये कह रहे थे कि आनंद मोहन के बयान के बाद एक प्रकार से जेडीयू के अंदर जो है उहापोह की स्थिति है और नेता धरों में बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद कुछ लोग आते हैं सामने, यानी उनके प्रवक्ता आते हैं और भी नेता आते हैं, और वो सामने आते हैं और बयान मीडिया के सामने देते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है, आनंद मोहन तो पार्टी में उनके हिसाब से नहीं है, उनकी पत्नी और बेटे जरूर हैं। लेकिन उससे ठीक पहले नीतीश कुमार संजय सिंह के यहाँ, एमएलसी जो संजय सिंह हैं, उनके यहाँ पहुंच जाते हैं मिलने के लिए। क्या ये जो बैलेंस करने की कोशिश हो रही थी क्या नीतीश कुमार के द्वारा, कि अगर उधर कुछ हो रहा है तो इधर संजय सिंह के यहाँ हो लिया जाए? देखिए, नीतीश कुमार इतने बड़े कद के नेता है अभी भी बिहार में, और उनका कद और उनकी लोकप्रियता, जिस तरह से उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, इससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई है। उनको किसी को बैलेंस करने की क्या जरूरत? और आनंद मोहन जेल में ही सड़ रहे होते हैं, मैं शब्द ऐसा नहीं बोलना चाहता हूं, फिर भी आनंद मोहन जेल में रहना, जेल में सड़ना ही होता है, क्योंकि उस समय आप राजनीतिक गतिविधि नहीं कर सकते, लोगों से मेल मिलाप नहीं कर सकते, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, पारिवारिक जीवन आपका वो था, बर्बाद था, आप अपने बच्चों से नहीं मिलते थे, पत्नी से दूर थे, एक उम्र हो जाती है, पोते पोते नातियों के साथ रहना पसंद करते हैं लोग। उनको जेल से बाहर किसने निकाला? और एक, उनको जेल से बाहर निकालने के लिए कितने कैदियों को निकाला गया? तो सोचने की बात है कि नीतीश कुमार को किसी को बैलेंस करने की क्या जरूरत है। एक चीज और है जिसकी चर्चा हो रही है, आर्थिक संकट बिहार का। 12,000 करोड़ रुपए पहले कर्जा लिया गया, फिर सुनने में आ रहा 72,000 करोड़ रुपए कर्ज की बात है, क्योंकि अब फरवरी के बाद बहुत सारे विभागों में, खास करके शिक्षा विभाग, एक चीज तो पॉलिटिकल क्राइसिस विद इन पार्टी है। देखिए, स्वाभाविक है कि जब पार्टी जेडीयू इतने बड़े ट्रांजिशन से गुजरी है, नंबर 1 से नंबर 2 हो गई, मुख्यमंत्री उनके हाथ से निकल गया मुख्यमंत्री का पद,
ऐसा कहा जा रहा है। जेडीयू कई धड़ों में बटी हुई है, खास करके लवकुश समाज के जो नेता हैं वो किनारे किए जा रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि मनीष कुमार वर्मा को जो अपेक्षित पद मिलना चाहिए था वो पद अभी तक नहीं मिला है। जब भी चुनाव होता है तो मनीष कुमार वर्मा का नाम सबसे पहले आता है कि उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, उनको लेकिन अभी तक उनको भेजा नहीं गया। ये हर चुनाव के पहले नाम तो जरूर उनका आगे आता है, लेकिन अभी तक मनीष कुमार वर्मा को कोई किसी सदन में भेजा नहीं गया। लेकिन मेरा सवाल एक और है संजीव जी आपसे, कि ये बताइए कि ये जो आनंद मोहन का बयान है, उसके बाद क्या आपको लगता है कि आनंद मोहन कोई और राह पकड़ सकते हैं और उससे जेडीयू को कुछ नुकसान हो सकता है, ऐसा आप मानते हैं क्या? किधर राह पकड़ेंगे? वो कहते हैं उनका बेटा उप मंत्री चुप मंत्री होता है। भाई उनके बेटे, ठीक है, आनंद मोहन बहुत बड़ी पर्सनालिटी होगी, लेकिन आनंद आज तेजस्वी कौन से मंत्री हैं? वो तो ना उप मंत्री है ना बेचारे कुछ मंत्री, एक दर्जा है नेता प्रतिपक्ष का। तेजस्वी से तो बड़े नेता नहीं है वो, तेज प्रताप से तो बड़े नेता नहीं है चेतन आनंद। तेज प्रताप एक विधायक भी नहीं बन पाए। आज उनकी पत्नी शिवहर से सांसद है, लवली आनंद, बेटा विधायक है नवीनगर से। तो और क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? ठीक है, मंत्री पद। तो उनको ये लगा, देखिए हुआ क्या कि जब टीम निशांत में एंट्री हो गई चेतन आनंद की, तो उनकी उम्मीदें बढ़ गई कि निशांत अगर तो मंत्री बनेंगे तो ये भी बनेंगे, उनके कोर टीम के सदस्य। लेकिन ऐसा हर समय तो, क्योंकि देखिए लेसी सिंह अभी भी राजपूत समाज की, क्षत्रिय समाज की, और वो महिला भी हैं, और वो सीमांचल वाले उस इलाके से भी आती हैं, जिसका रिप्रेजेंटेशन देना जरूरी है सरकार में। पूर्णिया का रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, और उनकी लोकप्रियता भी उस इलाके में। तो लेसी सिंह का नाम काट के कैसे चेतन आनंद को बना दिया जाता मंत्री? और राजपूत समाज से ही कई लोगों को नहीं बनाया जा सकता है, ये भी एक है, क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखना पड़ता है आपको, अगर आप राजनीति करते हैं तो। बिल्कुल, क्योंकि श्रेयसी सिंह इधर बीजेपी कोटे से तो है ही मंत्री, बिल्कुल। तो इसलिए मुझे, और लोजपा रामविलास से भी संजय सिंह है, महुआ के विधायक, वो भी राजपूत है। तो एक बैलेंस देखा जाता है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में है आनंद मोहन, और वो चाहते सब कुछ हासिल कर लेना। लेकिन देखिए चेतन आनंद एक लोकप्रिय विधायक हो सकते हैं, लेकिन उनकी तुलना निशांत से नहीं हो सकती ना, कि निशांत को जो मिल गया वही मिले चेतन आनंद को। बिल्कुल। तब तो बीपी मंडल के बेटे जो निखिल मंडल हैं, उनके ही परिवार के निखिल, वो तो उनको कहता टिकट मिलेगा लोकसभा का, वो भी नहीं मिला जेडीयू से। बाद में प्रवक्ता पद से भी पता चला उनको हटा दिया गया। तो बीपी मंडल से अगर आप कहिए, वो नैरेटिव जो सोशल जस्टिस का है बिहार में या पूरे देश में, उसमें एक बड़ा योगदान बीपी मंडल का। उनके परिवार के लोगों को क्या मिल गया बेचारों को? है वो बहुत बड़े एक तरह से रियासत ही है वो। लेकिन मुझे लगता है जब से टीम निशांत में एंट्री हुई चेतन आनंद की, तो आनंद मोहन की महत्वाकांक्षा बढ़ गई। लेकिन एक सोशल मीडिया पर एक और खबर चल रही है, खबर क्या मतलब मीम टाइप चल रहे हैं। हालांकि उसको इस डिबेट में लाना सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी चूंकि वो सोशल मीडिया पर वायरल है और हम लोग भी सोशल मीडिया पर ही इस वीडियो को अपलोड करते हैं, इसलिए सोशल मीडिया के सवाल को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक ये चल रहा है कि नीतीश कुमार कहीं भूल तो नहीं गए कि वो मुख्यमंत्री हैं कि नहीं हैं। उनको अभी भी लग रहा है कि वो मुख्यमंत्री हैं, और वो अपने मातहत मंत्रियों को बुला रहे हैं कि आप आकर के उनको शाम में रिपोर्ट दीजिए। कुछ ऐसा तो नहीं हो गया कहीं नीतीश कुमार के साथ? देखिए नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सर्वसम्मति से, और उन्होंने किसी बीजेपी कोटे के मंत्री को नहीं बुला के बोला कि आप जवाब दीजिए, रिपोर्ट दीजिए। उन्होंने जेडीयू कोटे से बने मंत्री को पूछा और अपने करीबी मित्र से पूछा। तो जेडीयू के चूंकि वो सर्वा जनता दल यूनाइटेड के नीतीश बाबू हैं, तो वो तो जेडीयू कोटे के किसी भी मंत्री और किसी भी नेता से पूछ सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं। तो इस लिहाज से ये सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो टिप्पणी कर रहे हैं कि नीतीश जी भूल गए, मुझे लगता है कि वो भूल गए कि नीतीश जी कौन है। और आज मैं बता रहा हूँ, आज दिलीप कुमार जो छात्र नेता, जिन्होंने ट्री वाला सरकारी वैकेंसी वाला आंदोलन, अभी बहुत बड़ा आंदोलन किया था,
आज उन्होंने मुलाकात की है नीतीश जी से, नीतीश जी ने समय दिया उनको और सारी चीजें उनसे पूछी हैं इस सरकारी वैकेंसी के बारे में या जो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, सारी चीजों के बारे में उनसे जानकारी ली है। और दिलीप कुमार ने कहा है कि नीतीश जी बहुत अच्छे अच्छे से बात कर रहे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। यानी कि ये जो अफवाह उनके बारे में उड़ाया जाता है और उसको मीम के रूप में खास करके सोशल मीडिया पर प्रोपोगेट किया जाता है, वो ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। नीतीश कुमार पूरी तरीके से फिट हैं और वो जानते हैं कि किनको बुलाकर पूछना है और किनको बुलाकर नहीं पूछना है। वो बीजेपी के मंत्री को या किसी और के मंत्री को, सहयोगी दल के मंत्री को बुलाकर नहीं पूछ रहे हैं, वो खुद के ही अपनी ही पार्टी के मंत्रियों को बुलाकर पूछ रहे हैं। लेकिन संजीव जी, एक सवाल ये बनता है कि क्या आपको लगता है कि इसके बाद भी वो अगर रिपोर्ट सामने आ जाती है उनके पास, और जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है कि ये विकासात्मक कार्यों को लेकर मांगी गई रिपोर्ट है कि आप जिन जिन विभागों के मंत्री हैं उनमें उस विभाग में क्या काम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, उसके बारे में ये रिपोर्ट मांगी गई है। क्या नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बिहार में अभी ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए इस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है? नहीं, देखिए, जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो उन्होंने कहा था कि बिहार सरकार की पूरी गतिविधि पर उनकी नजर रहेगी और वो अपना दिशा निर्देशन, मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो इस लिहाज से देखिए, उनको जितना बिहार के एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल सिचुएशन का पता है, मुझे लगता है उतना किसी को नहीं पता होगा। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो सूचना लेना चाहते होंगे और उनके, देखिए, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स, दो तरह के सोर्स होते हैं। अभी चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे जितने भी अधिकतर सेक्रेटरीज हों, वो तो प्राइमरी सोर्स है नीतीश जी के। बिल्कुल। तो उनको बहुत सारी बातें उनको पता चल रही होगी। तो ये बिहार के लिए बहुत शुभ संकेत है और मुझे लगता है कि अगर वो बीजेपी कोटे के भी किसी मंत्री को बुला के पूछते तो इसमें क्या आपत्ति है। वो बिहार के एनडीए के सबसे बड़े नेता है, इससे कौन इनकार कर सकता है। यानी कि चेक एंड बैलेंस वो बनाए रखना चाहते हैं कि कोई भी मंत्री इधर से उधर ना हो। विकास के नाम पर अगर विकास नहीं हो रहा है बिहार का, तो वो हो, उसके लिए जो भी काम उनको करना पड़े वो करेंगे। और इसीलिए शायद ये भी कहा जाता है कि वो सुबह सुबह अभी भी कहीं ना कहीं चले जाते हैं कुछ ना कुछ कार्य को देखने के लिए। भले ही वो नहीं है सरकार में, लेकिन इसके बावजूद भी वो सुबह सुबह निकलते हैं और अलग अलग जगहों पर, जैसे उनका पहले का रूटीन था कि वो जाते थे और कहीं ना कहीं किसी विकासात्मक कार्यों का निरीक्षण करके आते थे। अभी भी वो घूमने जाते हैं, भले उनके साथ वो लॉ लश्कर नहीं होता है, लेकिन अभी भी वो जाते हैं। क्या लगता है संजीव जी कि ये नीतीश कुमार जो बिहार को लेकर जो उनका विजन था, उस और वो अभी भी उसको आगे बढ़ाने पर लगे हुए हैं कि बिहार विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़े, विकास करे बिहार? बिल्कुल, इसमें तो होगा, लेकिन मुझे लगता है कि दो तीन तरह की का अनुमान लगाया जा रहा है। एक तो वही जो मैंने पहले बोला कि पार्टी के भीतर जो कई गुट बने हुए हैं और वो गुट आपस में खींचातानी कर रहे हैं, वो सूचना जब उनको मिली होगी तो, क्योंकि आज जो बाइट है उनकी जो सुनी मैंने, एम्बियंस ही पता चल रहा है, वो थोड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं। अमूमन ऐसे नीतीश जी बात ही नहीं करते, वो गुस्से में थोड़ा नजर आ। तो एक तो वो किस बात की रिपोर्ट है, वो दो तीन तरह के कयास हैं कि एक तो पार्टी के भीतर जो ये कई तरह के गुट बन रहे हैं। अब भाई, अगर किसी पार्टी के नेता को, या चलिए आनंद मोहन जेडीयू का हिस्सा नहीं है, नीरज कुमार ने बोला जेडीयू के प्रवक्ता ने कि आनंद मोहन जेडीयू का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो उनके परिवार के लोग तो हैं जनता दल यूनाइटेड में, सांसद, विधायक, उनसे बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या है, कैसे है। क्योंकि अच्छा मैसेज नहीं है जब पार्टी यूनाइटेड है और अभी जिम्मेदारियां हैं, क्यों आप मौका दे रहे हो अपोजिशन को। दूसरी बात है कि जो बोला कि एक विधान परिषद का चुनाव जो अब सन्निकट है, उसमें किस किस को जेडीयू से नामांकित किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा, हो सकता है उसके बारे में भी उनको सूचना मिली हो। क्योंकि मुझे जानकारी मिली कि जब इस्तीफा दे रहे थे नीतीश जी, तो उस समय 2-4 दिनों के लिए मनीष कुमार वर्मा को सीएम हाउस में एंट्री देने से रोक लगा दी। और जान लीजिए, मनीष कुमार वर्मा एक बहुत ही प्रतिभाशाली अधिकारी रहे,
ठीक है, उन पर कुछ आरोप भी हैं। और एक वक्त तो उनको उत्तराधिकारी के रूप में भी प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि वही उत्तराधिकारी होंगे नीतीश कुमार के। बिल्कुल, और बता रहा हूं, जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया था नीतीश जी ने, उस दिन उनका बर्थडे था मनीष कुमार वर्मा का, और जब वो उस दिन हाँ। उनको एंट्री मिल गई, और उससे पहले उनको कोई पार्टी का नेता बधाई नहीं दे रहा था, लेकिन नीतीश जी ने बोला कि भाई इनका बर्थडे मनाएंगे, आज इनका बर्थडे है और केक लाइए, तो उसके तुरंत बाद जो है सबने बधाई देना शुरू कर दिया फेसबुक पर और एक्स पर। बिल्कुल। और देखिए, मनीष कुमार वर्मा की ये कोशिश है कि अगर एक बार वो पार्टी में मजबूत होते हैं तो आरसीपी सिंह की भी हो सकता है 1 साल बाद ही सही, लेकिन एंट्री हो, क्योंकि निशांत कुमार का रवैया उनके प्रति पॉजिटिव है कि उनकी भी क्षमताओं का इस्तेमाल किया जाए, मनीष कुमार वर्मा की भी क्षमताओं का इस्तेमाल किया जाए। और कहीं ना कहीं देखिए, जेडीयू में ललन सिंह और संजय झा के भीतर एक विस्फोट है, लेकिन वो अभी दबी छुपी, क्योंकि हर चीज में वो हस्तक्षेप जो करने लगते हैं, उससे एक कोर जो वोट बैंक है उसमें बड़ी निराशा है। आक्रोश अलग बात होता है, कोर वोट बैंक जब चुप हो जाता है प्रवीण जी ना किसी का, तो वो ज्यादा खतरनाक होता है। जब तक हल्ला कर रहे हैं तब तक समझिए कि वो रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन चुप होने, जैसे बंगाल में आप देखिए वोटर जब चुप हो गए, सत्ता बदल, तो कोर वोटर को जी कोर वोटर की आज इस डिबेट को आप कंप्लीट कर लीजिए। कोर वोटर और जो कोर कैडर है जेडीयू का, उसकी जो नाराजगी है और वो जो चुप्पी में बदल गई है, उससे मुझे लगता है नीतीश जी अलर्ट है और सही समय पे उन्होंने एक्शन लिया। उनका अधिकार भी बनता है, वो कहें पार्टी में भी, सरकार में भी, और बीजेपी में भी अगर कुछ है तो उसको भी कह सकते हैं। वो नेता एनडीए के सबसे बड़े नेता है बिहार में, उनसे बड़ा नेता कौन है एनडीए में? चलिए संजीव जी, आज इस डिबेट को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तो जो दर्शक अभी तक इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए क्यू वाइव के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।